नमस्कार साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सभी एसएससी टीयर 3 के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो एसएससी सीजीएल टीयर 3 में निबंध यानी एसे वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं। आप सभी जानते हैं इसके लिए शब्द की एक लिमिट है, 250 वर्ड में हमें अपने एसे को खत्म करना होता है। अब इन 250 शब्दों में अगर आपने शब्दों की बेहतरीन माला बनाकर चुनकर लिख दिया तो समझ लो एकदम पूरा एसे बेहतरीन तैयार हो जाता है और नंबर भी अच्छे मिल जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, हर विद्यार्थी ये समस्या जो होती है ना लेकर बैठा रहता है कि कौन से टॉपिक पढ़ें। आज आप इन महत्वपूर्ण 14 टॉपिक, ध्यान रखिएगा सीजीएल टीयर 3 के लिए ये वो महत्वपूर्ण 14 टॉपिक हैं जिनमें 99% मैं कह सकता हूं कि आपके पेपर में कोई एक टॉपिक फंस जाएगा। अब इनको लिखे कैसे? सबसे बड़ी समस्या आती है कि टॉपिक तो सबको पता चल जाते हैं कि सर इनमें एक कोई ना कोई टॉपिक फंस जाएगा, लेकिन इसको लिखे कैसे? ये 99% डाटा तो गेस कर लिया कि इसमें आएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है लिखने वाली। पहले ये समझ लीजिए कि हम कौन कौन से टॉपिक को तैयार करें, और फिर दूसरा मैं आपको एक एक टॉपिक पर बताऊंगा कि कैसे लिखना है और कैसे आप अपने बहुत कम समय में इसमें बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। ध्यान से समझिए, थोड़ा सा समझने वाली बात है क्योंकि एसएससी सीजीएल का जिसने टीयर 3 दिया है उसी को इस बारे में थोड़ा सा बेहतरीन अनुभव होगा। अब जरा ध्यान से समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले कुछ टॉपिक समझ लीजिए जो लगातार एसएससी सीजीएल टीयर 3 सीएचएसएल और एमटीएस जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्यान से समझिएगा, पहले आपके पास आता है सबसे बेहतरीन टॉपिक जो लगभग आपको तैयार कर लेना चाहिए, 100% इसको तैयार कर लीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वो टॉपिक है जिसकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इस समय आप सभी जानते हैं 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। इस मुद्दे को बहुत तेजी से उठाया जा रहा है। करंट में चल रहे मुद्दों पर सरकार और जो आयोग है वो सभी नजर बनाए रखते हैं। आयोग इन मुद्दों पर ज्यादा पूछता है। इसके बाद दूसरा आता है स्वच्छ भारत अभियान, लगातार चर्चा में रहने वाला विषय है स्वच्छ भारत अभियान। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, आप सभी जानते हैं वातावरण का टेम्परेचर जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ हमारे एटमॉस्फेयर में उन गैसों का प्रतिनिधित्व बढ़ता जा रहा है जो हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचाती है। ध्यान से समझिएगा, तीसरा टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग। चौथा महिला सशक्तिकरण। जैसे मैंने कहा था ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वैसे ही एक बेहतरीन टॉपिक महिला सशक्तिकरण का आता है। वर्तमान में बहुत गर्म मुद्दा है, पूछा जा सकता है। इसके बाद आतंकवाद की समस्या से भारत लगभग 70 सालों से जूझ रहा है, यह भी एक ऐसे में पूछा जाने वाला बहुत बेहतरीन टॉपिक है। इसके बाद प्रदूषण, जो आप जानते हैं पॉल्यूशन, इसकी समस्या लगातार बढ़ रही है। इसके बाद सूचना का अधिकार जिसको आरटीआई के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में चर्चा का विषय है आरटीआई। आप सभी जानते हैं हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 19 के 1 का फर्स्ट वाला क्लॉज है यानी ए वाला भाग है, इसके तहत आरटीआई को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया गया है। अब जरा सोचिएगा इसको क्यों आखिर रखा गया है इन एसएससी सीजीएल ऐसे निबंध वाले टॉपिक में। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप आरटीआई के थ्रू किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हो, आप जानकारी ले सकते हैं पूरे भारत की, किसी भी विभाग से जानकारी ले सकते हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके कारण भारत में 30 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने बैंक में खाते खुलवाए हैं। मेक इन इंडिया का मुद्दा ये भी गर्मा गर्म है, इसमें भी प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया भारत, क्योंकि भारत का डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इस तरह से ये टॉपिक भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा कर सकता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो बिजली की समस्या को निदान दिलाने के लिए शुरू की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सरकार के कामों में से एक है। ध्यान रखना, लगातार इसको ऐसे और निबंध में पूछा भी गया है। इसके बाद मीडिया प्रेस की स्वतंत्रता जो है, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद स्किल इंडिया मिशन, भारत में कैसे नौकरियां ज्यादा से ज्यादा दी जाए, बेरोजगारी के संकट को कैसे दूर किया जाए, ये स्किल इंडिया मिशन सिखाता है, इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक की भूमिका में आ जाता है। इसके साथ स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इस कार्यक्रम के थ्रू भारत ने अपने ग्रामीण उद्योग, इसके साथ शहरी जो छोटे उद्योग हैं उसको खड़े करने की एक और पहल शुरू की है। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ 14 टॉपिक हैं जिनको अगर आपने तैयार कर लिया, वैसे और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको अगर आप पढ़ेंगे, जैसे भारत में जल संकट, भारत में की गई सर्जिकल स्ट्राइक,
इस तरह के, मतलब भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी, ये वो कुछ मुद्दे हैं जिनसे भारत के विश्व में पहचान हुई। ये भी गर्मा गर्म मुद्दे हैं, पूछे जा सकते हैं, लेकिन इनकी संभावना कम है। महत्वपूर्ण मुद्दे ये 14 टॉपिक वो हैं जिनमें एक कोई ना कोई टॉपिक 99% गारंटी के साथ आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान से एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं एक टॉपिक उठाकर आपको समझाता हूं कि किन 5 फॉर्मेट को आपको हर इस निबंध में या ऐसे में प्रयोग करना चाहिए। 5 पॉइंट ध्यान रखिए कि कैसे लिखना चाहिए, हमें लिखना कैसे चाहिए, ये अगर सीखना है तो इस बात को बस 5 पॉइंट में समझ लीजिए। कोई भी निबंध लिखिए, इन 5 फार्मूलों को लगाइए, पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आयोग जो कॉपी चेक करता है ना, वो भी इन 5 फॉर्मेट को देखता ही देखता है। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो बेस्ट है, वरना तो जैसे सभी लिखते हैं एक साथ आप भी लिखते जाइएगा। खैर, अब हम उन टॉपिक्स पर आ जाते हैं जिन पर आपको लिखना है। जैसे पहले ही मान लिया हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टॉपिक पर निबंध लिखना है, पेपर में आ गया, इसके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो कैसे आप इसको लिखेंगे और इसमें आपकी कैसे एक दार्शनिक की भूमिका होगी। आप ना ही अतिशयोक्तिपूर्ण सरकार की या इस योजना की बड़ाई करेंगे और ना ही एक तरफा होकर के इस योजना की बुराई करेंगे कि भारत में इस कार्यक्रम के बाद भी कोई सुधार नहीं हो पाया। तो अब एक तरफा हमें नहीं बनना है, हमें अपने निबंध को लिखना है। ध्यान से समझिएगा, पहली जो आपकी शुरुआत होगी वो कैसी होगी। शुरुआत करें आप हमेशा एक दार्शनिक अंदाज से। शुरुआत कैसे करें, हमेशा एक दार्शनिक बनकर। दार्शनिक का मतलब समझते हैं, आपकी सोच विश्व जगत को देखते हुए भारत के लिए एक अच्छी होनी चाहिए। क्या ऐसा किया गया या ऐसा अभी किया जाना चाहिए, जिससे याद रखिएगा पहली लाइन पढ़ के ही ये तय हो जाता है कि आपको कितने मार्क्स दिए जाए। ध्यान से समझना, इसी को कहा जाता है आपके निबंध का शुरुआती दौर, यानी टाइटल। ध्यान से समझना, अगर टाइटल अच्छा है तो समझ लीजिए पूरा निबंध उसी दिशा में घूम जाता है। कैसे शुरुआत करेंगे, जैसे बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ आंदोलन पर आपको या इस योजना पर आपको एक निबंध लिखना है, तो कैसे शुरुआत करेंगे। आप सभी ने सुना होगा मनुस्मृति एक है, स्मृतियां 6 हैं, उनमें एक मनुस्मृति आती है जिसमें लिखा है यत्ते नारस्य पूजन्ते रमन्ते तत् देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। ऐसी स्थिति से आपको शुरुआत कर लेनी चाहिए। कैसे शुरुआत करोगे, भारत जहां पर नारियों की देवी के समान पूजा की जाती थी, आज ऐसी स्थिति आ गई है कि लिंगानुपात लगातार गिरता जा रहा है, जिस कारण सरकार ने इस लिंगानुपात को कम करने, महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करने, महिलाओं को हर क्षेत्र में एक बेहतरीन भूमिका में लाने के लिए, नारी सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत करी। ये एक दार्शनिक पहलू था। पहली लाइन में आपने इस बात को क्लियर कर दिया कि आप पूरे उस ऐसे में कहना क्या चाह रहे हैं। अगर ये आपकी शुरुआत रही तो निश्चित तौर पर अंक आपके ऐसे में बरसने लगेंगे। ध्यान से समझिएगा। फिर इसके बाद दूसरी लाइन में आकर तुरंत उस एग्जामिनर को दिखा देना है कि आपके पास ज्ञान भी है। ध्यान से समझिएगा, आपके पास ज्ञान भी है, अनुभव भी है। कैसे, अब आपको दूसरी लाइन में बताना है कि ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई, कहां से शुरू की गई। ध्यान से समझिएगा, 22 जनवरी की वो डेट थी, वर्ष 2015 था। बस इसी से आपको जोड़ लेना है। जगह का नाम याद रखना है पानीपत हरियाणा। अब देखना इसको कैसे जोड़ना है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात यानी न्यूनतम लिंगानुपात इसी हरियाणा में पानीपत में है। कहा जाता है इसी से लिंगानुपात को कम करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। अब कैसे इसको दूसरी लाइन से आप उसी के बाद जहां से आपने दार्शनिक अंदाज शुरू किया था, दूसरी लाइन में अब कैसे जोड़ना है कि 22 जनवरी वर्ष 2015 को हमारे देश की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को पानीपत हरियाणा से शुरू की। इस योजना के शुरुआत से ही हमने कई सारे उन मानदंडों पर काम करना शुरू किया जो अभी तक अछूते थे। अछूते का मतलब अभी उस पर ध्यान नहीं दिया गया था। कौन कौन से वो ध्यान थे, अब जरा देखिएगा। दूसरा, आप तुरंत इसी जगह से पैराग्राफ चेंज कर ले, क्योंकि अब आप बात करने वाले हैं किसी दूसरे यानी उसी से रिलेटेड दूसरे टॉपिक की। जैसे अब क्या करोगे, पहले में आपने तय कर लिया कि है क्या। ध्यान से समझना, पहला पॉइंट निबंध में आपको क्या करना चाहिए कि जिस निबंध को लिख रहे हैं वो है क्या।
पहले तो संतुष्ट कराओ, निबंध है क्या, आपने कह दिया कि इसको क्यों शुरू किया गया, क्या है, तुरंत बता दिया। दूसरा, इसको कब शुरू किया गया और किसने शुरू किया, ये पॉइंट डिक्लेयर कर देता है कि आपके पास ज्ञान कितना है, ये डिक्लेयर कर देता है कि आप कितना दार्शनिक हैं। ऐसे लिखने का मतलब है कि आपके पास शब्दों की समझ कितनी है, आप कितना अच्छा ये माला पहना लेते हैं, या आप जो मोतियों की माला है, शब्द को मोती भी कहा जाता है, जिसने इस मोती की माला को अच्छे से पहना दिया वही समझ लो आगे निकल गया। अब इसके बाद कब और किसने वाली बात भी आपने संतुष्ट कर दी। अब इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट कि इस ऐसे का उद्देश्य क्या था, आखिर ये जो योजना शुरू की गई इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य क्या था आप सभी जानते हैं, लिंगानुपात को कम करना। इसी को आपको अपने शब्दों में बढ़िया से लिख देना है, लिंगानुपात को कम करना, लिंगानुपात को कम करना। दूसरा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं बालिकाओं का शोषण रोकना, बालिकाओं का शोषण कम करना या रोकना, आप सीधे कह सकते हैं रोकना। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि सामाजिक रूप से महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देना, इस तरह से लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं महिलाओं को शिक्षित करना, यानी उनको शिक्षा देना। अब इस दूसरे वाले जब पैराग्राफ में आपने इस योजना को क्यों शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या रहा, यह दिखा दिया तो एग्जामिनर समझ गया कि आपको इस ऐसे के बारे में अच्छी जानकारी। जब जहां जिस फॉर्मेट में उसको जरूरत थी आपने उस फॉर्मेट में ऐसे को लिखना शुरू कर दिया। तीसरा पॉइंट आता है कि आखिर ये जो योजना शुरू की गई ये क्यों शुरू की गई, आखिर क्यों शुरू की गई, कोई ना कोई तो कमी होगी। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपने योजना शुरू की। फिर शुरू क्यों की गई, क्योंकि भारत में इन चीजों की कमी थी। न्यूनतम लिंगानुपात होने के कारण महिलाओं का अत्यधिक शोषण होता था, महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता था। इन सब चीजों को यहां पर आप दर्शा सकते हैं। शिक्षा नीति जितनी बेहतरीन होगी, हम महिलाओं को जितना शिक्षित करेंगे सामाजिक रूप से वो इतना ही मजबूत होंगी। आप सोच कर देखिए, जिन देवियों की हम पूजा करते हैं भारत में, उन देवियों को ही सोच कर देखो, माताएं बहनें वही तो हमारी हैं, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, हम इनकी पूजा भी करते हैं। और दूसरी तरफ देखें तो दहेज के उत्पीड़न से आज हमारी माताएं बहनें परेशान भी। तो इन सब मुद्दों को खुलकर उठाइए। इसके बाद फिर तीसरे पॉइंट पर आपने जब ये चौथा पॉइंट लिख दिया क्यों शुरू की गई, पांचवें पर इसके लाभ जरूर बताइए कि आखिर में लाभ इसके क्या रहे, लाभ क्या रहे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के बाद महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार देखा गया है। अब एक तरफा मत झुक जाइएगा कि हमने सिर्फ सुधार ही कर लिए, अगर सारे सुधार हो गए होते तो आज महिलाओं की स्थिति में ये सब कंडीशनें नहीं आती। आप सब जानते हैं बहुत सारी दुर्घटनाएं होती, लेकिन एक तरफा होना नहीं है। लाभ भी इसके बताने, लाभ क्या क्या रहे, महिलाओं की शिक्षा में सुधार आया है, आप सभी जानते हैं शिक्षा में सुधार आया है। इसके साथ हमारी भी जनगणना के आंकड़े नहीं आ पाए, वरना अभी आपको और एग्जैक्ट क्लियर होता। दूसरा पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हैं कि महिलाएं सामाजिक रूप से मजबूत भी हुई हैं, सामाजिक रूप से मजबूत भी हुई हैं। महिलाओं को हमने अलग अलग तरीके से आरक्षण दे रखा है, इसका भी अब उनको लाभ मिलेगा। भारत में भ्रूण हत्या को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिससे अब ये जांच नहीं कराई जा सकती कि महिलाएं हैं, बेटी है या बेटा। तो इन सब मुद्दों को भी आपको यहां खुलकर उठाना है। इसके बाद फिर इस ऐसे की सबसे जरूरी चीज है वो है मूल्यांकन। अगर आपने इवैल्यूएशन कर दिया, मूल्यांकन अंतिम में, अंतिम पैराग्राफ ध्यान से रखिए 250 शब्द लिखने हैं, 4 से ज्यादा पैराग्राफ का यूज मत करिएगा। पहले पैराग्राफ में आपको बताना है कि ये योजना है क्या, जब आपने बता दिया फिर दूसरे में बताना है कब और किसने शुरू की। कब तो ध्यान रखिएगा 22 जनवरी 2015 को। एक बात यहां और याद रखिएगा कि किसने शुरू करी, तो ये योजना 4 मंत्रालयों की संयुक्त योजना है। 4 मंत्रालयों ने मिलकर इसको शुरू किया था। इसको किन किन मंत्रालयों ने शुरू किया था, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, पहला तो महिला बाल विकास मंत्रालय था, दूसरा स्वास्थ्य मंत्रालय, ध्यान से समझिएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय। ये वो प्रश्न है जो अगर आप लिख दोगे तो 99% एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाएगा कि नहीं, वास्तव में विद्यार्थी के पास कुछ तो ऐसा है। तीसरा परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय। चौथा इसका मंत्रालय था मानव संसाधन मंत्रालय, मानव संसाधन
मंत्रालय। इन 4 मंत्रालयों की ये संयुक्त योजना थी। तो कुल मिला के पैसेज का फॉर्मेट जरूर बनाना है और अंत में अच्छा सा मूल्यांकन कर देना है, इवैल्यूएशन कर देना है। इवैल्यूएशन कोई नई लाइन से नहीं करना है कि एकदम से शुरू कर दी, भारत में हम आज के समय में महिलाओं को बहुत अधिकार दे रहे हैं, ये सब नहीं। आपको एकदम निचोड़ लिखना है, जितना आपने ऊपर लिखा है उसी का निचोड़ अंत में लिख देना है। क्या लिखना है इसमें? जैसे भारत में महिलाओं उपरोक्त ऐसे लिखेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है, इसमें आप अपने जो कंक्लूजन निकल कर आता है ना, इस पे आप अपने थॉट भी रख सकते हैं। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने भारत में महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार किए, परंतु अभी भी इसमें कुछ सुधार किए जाने बाकी हैं। मतलब झुकना नहीं है। अंत में अगर उसने पढ़ लिया ये लाइन आपकी, तो निश्चित तौर पर आपको 100% मार्क्स देगा। इसके साथ खत्म करने के लिए आप एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति में सुधार करके उनके सामाजिक स्तर को बढ़ा करके निश्चित तौर पर भारत पुनः विश्व गुरु की अपनी प्रतिष्ठा पर काबिज हो सकता है। भाई हम अपनी देवियों को, महिलाओं को, माताओं को देवियों की तरह मानते थे, तब भारत विश्व गुरु था। अब ऐसे में अगर हम महिलाओं से दहेज के बारे में या उनका उत्पीड़न करेंगे, उनको जला देंगे, तो कहां का रहेगा हमारा विश्व गुरु का पद, है ना। तो इन चीजों के साथ आपको ऐसे अपना ऐसे समाप्त करना है। कुछ बेहतरीन करोगे, कुछ नया करोगे, इस फॉर्मेट को अपनाओगे तो निश्चित तौर पर 100% मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो फिर वैसे ही 60-65% मार्क्स मिल जाएंगे, क्या फायदा उसका। अगर चाहिए 80+ मार्क्स, 80+ मार्क्स, तो भाई फॉर्मेट पे आओ और इन जो 14 टॉपिक बताए ना, इनका आप लिखकर एक बार अध्ययन जरूर कर लेना। याद करोगे कि कोई ऐसा टीचर था जिसने बताया था चीजों को। धन्यवाद। आज की क्लास में इतने रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।